अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 14 अगस्त का वो खूबसूरत दिन जब हमने आज़ादी की सांस ली और दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान का नक्शा उभरा, एक नई रियासत ने जन्म लिया। इस अहम दिन पर सेमिनार्स मुनक़िद किए जाते हैं, तकरीबात मुनक़िद की जाती हैं, रैलियों का इनक़ाद किया जाता है और आज हमने भी एक प्रोग्राम अरेंज किया है। आज का दिन बहुत अहम है और ख़ास तौर पे आज जो 14 अगस्त हम मना रहे हैं इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दफ़ा हमने ओलंपिक्स में पहला सोने का तमगा हासिल किया और हमारे जो जेवलिन थ्रो के जो माहिर थे अरशद नदीम साहब, उन्होंने पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया और ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। 118 साल तारीख़ उन्होंने बना दी है और आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 92.97 तवील मीटर जो जेवलिन थ्रो है वो गई हो। और अरशद नदीम को हम सब की तरफ से बहुत मुबारकबाद, तमाम कौम को मुबारकबाद इस खुशी के मौके पर, और 14 अगस्त की तो मुबारकबाद बहरहाल है ही। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर मेराज सिद्दीकी साहब, ताहिर रिजवी साहब, अजीम अनवर साहब और अख्तर आराइन साहब। ये वो तमाम गेस्ट हैं जिनसे आपका तारुफ अक्सर रहता है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अक्सर प्रोग्राम्स में आप इनको देखते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि ये 14 अगस्त का दिन कैसे मनाते हैं और क्या कैसे इसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, क्या हाल चाल है? अच्छा मेराज सिद्दीकी साहब, पहले मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ, कैसे आप मनाते हैं 14 अगस्त का दिन? आप भी तकरीबात का इनक़ाद करवाते हैं और शामिल होते हैं उन तकरीबात में? लेकिन 14 अगस्त के दिन जो है वो आने वाली नस्ल और स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालबात को ये अवेयरनेस देनी होती है कि एक्चुअली हमारे आबो अजदाद ने बड़ी मुश्किल से ये पाकिस्तान हासिल किया है। जितने आसान आज की नस्ल को ये पाकिस्तान लगता है, कैदोबंद में भारत के अगर आप कश्मीर को देखें तो उस नस्ल को इस बात का एहसास होगा कि आज़ादी क्या होती है। इसी तरह बर्मा के मुसलमानों को देखें तो उन्हें एहसास होगा। तो यकीनन जिनके माँ बाप होते हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि माँ बाप की क्या वैल्यू है। इसी तरह जिन्हें आंख खोलते ही साथ आज़ाद पाकिस्तान मिल गया उन्हें एहसास नहीं हो सकता, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को इस पाकिस्तान के बनने के बकदर जो है वो कुर्बानी दी है, तो यकीनन उनका दिल इस दिन बहुत खुश भी होता है कि हमारे खून के बकदर इस आज़ादी और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हम आज़ाद हैं। तो यकीनन आने वाली नस्ल को ये हमारी भी जिम्मेदारी है और तमाम असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो नस्लों को बताएं कि एक्चुअली इस दिन हुआ क्या था और ये कितनी मुश्किल से मिला है। लेकिन होता ये है कि ये बताया नहीं जाता नॉर्मली। ताहिर साहब, क्यों ऐसा ही है कि हमने आने वाली नस्लों को वो चीज़ें डिलीवर की हैं? देखिए, अगर ये देखा जाए कि 14 अगस्त सबको पता है, 14 अगस्त हमारे जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, ओल्ड जनरेशन है, सबको पता है, लेकिन एक्चुअली व्हाट इज़ बिहाइंड 14 अगस्त, क्या उसका मकसद था, क्यों कायद आज़म ने ये मतलब 14 अगस्त को इतनी मेहनत। सबसे बड़ी बात जो भी मैं सोच रहा था आपके प्रोग्राम में बैठ के, मैं एकदम रिवर्स बैक हुआ, फ्लैश बैक में गया। फ्लैश बैक में जब मैं गया मैंने कहा यार, कायद आज़म ने उस वक्त में पाकिस्तान बनाया जिस वक्त मूवमेंट कितनी मुश्किल होती थी। आज की मूवमेंट सोशल मीडिया नहीं था, सबसे पहले इतनी लिमिटेड थे और लोग भी बहुत मतलब अपने एक सिस्टम में होते थे, एक सर्किल में होते थे, खानदान में, रिश्तेदार में, दोस्तों बैठे हुए, और वो सब इस तरह की मूवमेंट में उस वक्त में ये मोमेंटम बनाना कायदे आज़म का तो वाकई बहुत बड़ा उनका एहसान है। हमारे पर वो जो कहते हैं ना, कायदे आज़म तेरा एहसान है, वो वाकई वो एक जुमला है, लेकिन वो अगर उसकी डेप्थ में जाए तो वो वाकई बहुत बड़ा है। बिल्कुल। अजीम अनवर साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या हमने हक अदा किया या हमारी जो 75 साल 77 साल तारीख़ है इसमें हमने पाकिस्तान को वो सब कुछ दिया जो शनाख्त पाकिस्तान ने हमें दी, हमने कुछ दिया? अच्छा देखिए, मैं आपसे मूविंग फॉरवर्ड वाली बात करूँगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं। चले जो हुआ जैसे हुआ, जो मामलात हुए, लेकिन हमारी आगे की डायरेक्शन बहैसियत मजमूई कौम क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से इस दफ़ा देखें, मैं आप जो नाज़रीन हैं उनको ये पैगाम भी देना चाहता हूं कि देखें 14 अगस्त पर यौम आज़ादी बिल्कुल मनाएं, जोश व खरोश से मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जिम्मेदारी है, एक इनफरादी शख्स की जिम्मेदारी है, उसको भी पूरा करें। इस वक्त देखें, अगर एक आम आदमी कर क्या सकता है, अब सवाल ये है, तो एक आम आदमी ये कर सकता है कि इस यौम आज़ादी पर आप जिस तरह जश्न मनाते हैं, झंडे खरीदते हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, ख़वातीन ज्वेलरी खरीदती हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी ये निभाएं कि एक पौधा ज़रूर ख़रीदें और दरख्त लगाएं।
لیکن اس وقت جو پوری دنیا ہے, جو گلوبل وارمنگ ہے, جس طرح سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے, تو ہم سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا, اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اگر ہر فرد, اگر ہم جو ہے, ہم جو ہماری آبادی ہے, اگر ہر فرد یہ ذمہ داری جو ہے پوری کرنے کی کوشش کرے اور اس کی جو اپکیپ بھی کرے, نہ صرف پودا لگا کے جس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, تو یقین جانے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اور یہ جو ایک بڑا چیلنج ہے گلوبل وارمنگ کا, اس کو بھی ہم میٹ کر سکتے ہیں. اور کراچی میں دیکھیں جو جس طرح سے اس دفعہ شدید گرمی پڑی ہے, جس کی شدت ہے, تو اگر ہر شخص کنٹریبیوٹ کرے گا تو اس کے اندر ایک بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل بالکل. اختر ارائی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. اختر ارائی صاحب بتائیے گا, آپ کا تو تعلق ہی تعلیم سے, تعلیم کے شعبے سے ہے, بچوں کو آپ بڑا کچھ ایجوکیٹ کرتے رہتے ہیں. کیا بچوں میں یہ اویئرنیس ہے 14 اگست کے حوالے سے, یا صرف بس جھنڈیاں اٹھا لی, ہلا لیا, گھوم پھر لیا اور نعرے لگا لیا اور بس؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, ہمارا کام تو وطن سے محبت پیدا کرنا ہے. تو نئی نسل سے, جو نئی نسل اس دنیا میں بنے بنائے پاکستان میں جنم لیتی ہے, اور پھر ان کو جو تعلیمی سلسلہ ہوتا ہے, صبح ہی جب قومی ترانہ جو ہے ہر اسمبلی میں جو آپ کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے محبت کی جائے. تو یقیناً اس بات تھوڑا سا سندھ کے اندر یہ تھا کہ اسکول لیٹ کھولنے کی بات کی وجہ سے تھوڑی سی دقت پیش آئی, مگر ہم نے اور پاکستان ترقی فیڈریشن میں اور تمام دوسری ایسوسیشن نے یہ کوشش کی, اور ہم شکر گزار ہیں منسٹر صاحب کے کہ انہوں نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی رکھی کہ 15 دن جو ہے ایکسٹینڈ کرنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ یوم آزادی منانے کے لیے جو ہے وہ اسکولوں میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تقریبات کے انعقاد کے لیے, تیاریوں کے لیے, ٹھیک ہے. جو تعلیم کے جو ٹیچرس ہیں انہوں نے بڑی محنت کی, بچوں نے بڑی محنت کی. آج جو ہے, آج کے دن جو ہے اس میں تمام پاکستان کے بچوں کی شرکت ہے, اور انہوں نے اسکولوں میں جو ہے اس کو اسٹارٹ کیا, اور بڑے بڑی نظمیں گائے گئے. ساری ایکٹیویٹی بڑا جذبہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل بچوں میں. بالکل, ہم نے یہ جذبہ دیکھا آج بھی جب ہم لوگ صبح آ رہے تھے آفس, تو ہم نے دیکھا کہ تمام اسکولز کھلے ہوئے ہیں اور بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اور اچھا, ایک بڑی اچھی بات ہے کہ سب نے ہی, میں نے بھی گرین ویئر کیا ہوا ہے, ظاہر ہے میرا بھی اپنا جذبہ ہے, مجھے بھی بہت خوشی ہے. تو وہ بچوں نے وہ اسی طرح وہ گرین وہ شرٹس اور وہ وائٹ پینٹس یا وائٹ شرٹ اور گرین پینٹس پہنی ہوئی ہیں, اور جو بچیاں ہیں انہوں نے بھی بڑا, مطلب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سب نے بیجز لگائے ہوئے ہیں, فلیگز ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کا بھی تو تعلق تعلیم سے ہی ہے نا, تو آپ کے یہاں بھی تو یہ مناظر دیکھنے والے ہیں. اس سال جو 14 اگست ہے جو 2024 میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس دفعہ یہ بات انڈوس کی گئی ہے کہ 7 ڈیکیڈز کے بعد کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں امن نہیں آ پایا. اس حوالے سے پاکستان کی ریاست نے ایک پیغام پاکستان کا میسج آنے والی نسلوں کو اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے ذریعے دیا. اچھا, اس بات کو انہوں نے طے کیا ہے, اور یہ کام کسی اسکولز یا یونیورسٹیز کے پروفیسروں نے نہیں کیا. جس طریقے سے پاکستان بننے میں بہت زیادہ علماء اور شیخ الحدیث کا مطلب کنٹریبیوشن تھا, ویسے 1800 پاکستان کے مشہور علماء نے مل کر یہ دستاویزات پیش کیا, اور یہ آئین کا حصہ بن گیا ہے کہ اب پاکستان کے اندر جو امن قائم ہو سکتا ہے, اور جو امن کی خرابی بنی ہے اور امن خراب ہوا ہے, وہ صرف 2 وجوہات ہیں. ایک, پاکستان کے اندر جو دشمن ہے وہ شدت پسندی کو فروغ دیتا ہے اور فرقہ واریت کو دیتا ہے. اگر ان 2 چیزوں پہ قابو کر لیا جائے تو پاکستان اس آزادی کے ساتھ امن میں بھی آ جائے گا, اور جب امن میں آئے گا تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے معیشت کی دعا نہیں کی, انہوں نے پہلے کہا اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا, اس کے بعد کہا اللہ ہمیں معیشت بھی دے. امن تو بنیاد ہے. تو یہ پیغام پاکستان اس سال یہ میسج ہے, اور آج پورے پاکستان میں یہ 7 اگست سے لے کے 14 اگست یعنی آج تک جو ہے پیغام پاکستان کے پلیٹ فارم پر انڈیپینڈنٹ ڈے منایا جا رہا ہے, تاکہ آزادی میں یہ بتایا جائے کہ میسج بھی تو دیا جائے کہ آیا کہ اس خوشی کا ہمیشہ قائم رکھنے کا ذریعہ کیا ہے. تو یہ 2 ذریعے ہیں, اور یہ میں تمام شکر گزار ہوں اپنے علماء کرام کا جو پاکستان میں. اور بہت خوبصورت بات یہ ہے شمائلہ کہ اس میں اہل تشیع بھی ہیں, اس میں سنی بھی ہیں, سب مل کر کے 1800 علماء جب ایک پیج پہ مل سکتے ہیں
تو یہ تمام سیاسی پارٹی کیوں نہیں مل سکتے؟ بالکل بالکل. یہ پاکستان کے امن کے لیے کیوں نہیں مل سکتے؟ طاہر رضوی صاحب تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیوں نہیں مل سکتے یہ سیاسی پارٹیوں کا. ایک دفعہ ہلاک ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ملک جو تھا وہ مشکل میں آپ پھنستا چلا گیا. ایک نقطے پہ اگر متفق ہو جائیں کہ سب سے پہلے پاکستان، تو ان کے سب کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، سب کے مسئلے حل ہو جائیں مسئلے گے. حل ہو جائیں گے. اصل میں انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ ہمیں پاکستان کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے اس حساب سے جس حساب سے ہمیں رزلٹ چاہیے تھا ہمیں رزلٹ نہیں ملا، لیکن مایوسی ہونا ہے، ظاہر ہے کوشش کرنی چاہیے. اور میں تھوڑا سا ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مطلب ہمارے یہاں کبھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی فرقہ بازی نہیں ہے، کوئی ہمارے نیشن وہ نہیں ہے کہ یہ زبانیں وہ زبانیں. پبلک لیول پہ دیکھیں، میں پبلک لیول کی بات کر رہا ہوں، پبلک لیول پہ ہم لوگ سب ایک ہیں، سب ایک ہیں. یہ آپ اندر سے دیکھیں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہ بالکل ایسا ہی ہے. جب سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر طبقہ فکر سے ہمارے پاس بھی لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اختلاف ہو کہ یہ جی، بلکہ ایون کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہمارے کولیگز ہیں جن کا تعلق ہندو مذہب سے ہے اور کرسچنس بھی ہیں، سب ہیں، لیکن کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا. پبلک لیول پہ نہیں ہے. لیکن یہ سیاسی جو ہے نا سینیریو، یہ اور یہ جو تھوڑی سی ڈفرینس آپ کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے نا 76 ایئر بیفور، جب 1947 میں مطلب سب سے بڑی ہماری بدقسمتی کیا تھی، جو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ قائد اعظم اتنی جلدی چلے گئے. اگر قائد اعظم ہوتے نا تو شاید ہم بہت بہتر سمت میں ہوتے. اور قائد اعظم کے بعد ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ نہیں ملی جیسی ان کا ویژن تھا، ان کی لیڈرشپ تھی ویسی نہیں ملی. اگر کاش وہ ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ مل جاتی تو یہ پاکستان ابھی بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، زبردست ہے. اس کی وجہ یہ لیکن ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ بھی تو اس میں نہیں آ سکے. ان میں کچھ عبد لیاقت علی کا قتل ہو گیا، ظاہر ہے مادر ملت فاطمہ جناح صاحب کا تھوڑا سا ان کے ساتھ معاملات ہوئے. وہ میں نے کہا نا، دیکھیں لیڈرشپ اصل میں ہوتی ہے لیڈرشپ. ہمارے ماشاءاللہ محکمہ تعلیم سے اور تعلیم کے شعبے سے دو حضرات بیٹھے ہیں. یہاں ایک لفظ ہوتا ہے پرنسپل، ایڈمنسٹریس. کیوں رکھتے ہیں؟ ٹیچر ہی بولتے ہیں نا، کیا ٹیچر پڑھاتے ہیں، سب پڑھاتے ہیں. کیونکہ وہ لیڈرشپ تو بہرحال ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بالکل ہر اسکول میں ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کا نام ہم نے پرنسپل رکھ دیا ہے، اس کا نام ہم نے ایڈمنسٹریٹر رکھ دیا، بٹ وہ لیڈر ہے. تو اسی طرح ہمیں، اور وہ پورے اسکول کو دیکھیں، بچوں کو، نظام کو، ایڈمنسٹریشن کو، سب کو لے کے چلتا ہے. بالکل اسی طرح یہاں پر لیڈرشپ کا فقدان ہوا، صحیح طریقے سے نہیں ہوئی. اچھا، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اس وقت تھوڑا سا ہمیں جو ڈسکمفرٹ نظر آ رہی ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں ایک مجھے جو ریزن سمجھ میں آتا ہے، شاید وہ غلط ہوں میں، نا انصاف کی فراہمی نا ہمارے یہاں تھوڑا اس طریقے سے پراپر نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی، جس کی وجہ سے یہ ہمیں تھوڑی سی جو آج ڈسکمفرٹ ہے، یا آج جو پبلک جو مسائل میں ہے اور ہم جو تھوڑا بہت پریشانیوں میں، اس کی وجہ اگر تو پہلے دن سے کچھ بھی نہ ہوتا، صرف انصاف ہوتا پراپر طریقے سے، تو میرا خیال سسٹم بہت اچھا. عظیم انور صاحب بھی آپ کی بات سے اتفاق کریں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے، تبھی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ نہیں بڑھ سکیں گے. ہم آپ ایسے ہی کہتے ہیں نا. دیکھیں، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اول روز سے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سیاسی استحکام نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں ہمیں جب آگے بڑھنا ہے، موونگ فارورڈ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی غلطیوں کو بھی ریئلائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم غلطیاں ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہم کیا غلطیاں کر رہے ہیں، تو ہم کس طرح سیکھیں گے اور کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. تو پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی اجتماعی جو مسئلہ ہے وہ سیاسی استحکام کا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے روز اول سے ہی جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان سب پہ سوالیہ نشان ہے. کوئی ایک انتخاب جس کے بارے میں ہم کہہ دیں کہ یہ جو ہے وہ یہ 22 انتخابات نہیں تھے اور یہ فیئر اینڈ فری الیکشن تھے. جب دیکھیں آپ نے عوام سے یہ حقی ان کو عوام کو جو محروم کر دیا کہ وہ اپنی رائے کے ذریعے جو بھی جس کو بھی منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کس طرف ایک بند گلی کے اندر ہم داخل ہوتے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جب تک ان قوموں نے ترقی کی ہے، اگر آپ یورپ کی، امریکہ کی مثالیں یا ویسٹرن ورلڈ جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے ترقی کی ہے سیاسی استحکام کی وجہ سے کی ہے. تو جب تک یہ نان پولیٹیکل ایکٹرز پاکستان کے اندر اپنا کردار بند نہیں کریں گے اور سیاسی اسٹیبلٹی، دیکھیں لوگ اگر ایک دفعہ غلط لیڈر کو انتخاب
इंतखाब करेंगे तो अगली दफा सही लीडर का इंतखाब ठीक करेंगे, है। लेकिन उनकी राय को आप इम्पोर्टेंस तो दें। तो जब तक ये हक राय दही अवाम को नहीं दिया जाएगा तो अल्टीमेटली फिर आप देखें बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ कि गवर्नमेंट को घर जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि फिर लोग फिर अब हम मकबूजा सोशल कश्मीर पे भी बात नहीं कर सकते ना, क्या कैसे हम उन्हें हक राय दही इस्तेमाल करने का हम कैसे मुतालबा कर सकते हैं जब हमारे अपने मुल्क में अगर इस तरह की नहीं देखें शिकायत किसी भी सियासी पार्टी वो को तो है। देखें ये हमारा अंदरूनी मसला है, अच्छा, हमारे घर की लड़ाई है, हमारे घर की लड़ाई से बाहर वाले का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कश्मीर जो है हमें इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेकिन पाकिस्तान। घर के अंदर ही तो कमजोरी होती है तो बाहर वाला मजबूत हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी वजह से सारा देखें ना problem ही आज अंदर जो है। कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस बाकी था वो खत्म हो गया, वो हमारी अंदरूनी कमजोरियों की ठीक है। खामियों की वजह से हुआ। ठीक है। तो आज अगर हम मजबूत होते अंदर से तो जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस हासिल था तो आज वो स्टेटस पे जो सस्टेन करते हैं और उसके नतीजे के अंदर बेहतरी आती है, उल्टा उस पे वो रिवर्ट हुआ मामला और खराबियां पैदा हुई। खराब हो गया। अख्तर अराई साहब बड़ी खामोशी से सारी बातें सुन रहे हैं। अख्तर अराई साहब से जब भी बात करती हूँ मैं तो मुझे ऐसा लगता है जब अख्तर अराई साहब बच्चे होंगे ना, छोटे होंगे तो एक बहुत ज्यादा शरारती होंगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फील आती थी जो बहुत खामोशी से सबके सुन रहा होता है ना, वो बचपन में उसने सबके नाक में दम किया हुआ होता है। अख्तर साहब कुछ ऐसा है, मैं सही कह रही हूँ या शायद मैं गलत हूँ, बताइएगा। देखिए जरूरी नहीं होता है कि आपके जो अंदाजे हैं वो दुरुस्त हों। मैं यही कह रही हूँ, आप बताइए। जो लोग होते हैं वो सेल्फ स्मार्ट होते हैं, जबरदस्त। ठीक है, एक दूसरा पर्सन और एक दूसरा पर्सन होते हैं। ऐसे में खामोशी वाला धंधा तो नहीं हो, मगर जाहिर है सब हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं, आज खुशी का दिन है और अपनी अपनी राय का इजहार करना बहुत जरूरी है। और हम तो क्योंकि हमारा काम टीचिंग है तो बहुत बोलते हैं वहाँ पुरअमन पाकिस्तान की जो तालीमात है वो देने में बड़े मजबूत हैं। जैसे ही ये अगस्त का महीना चलता है तो इस बार ठीक है जाहिर है कि पुरअमन पाकिस्तान की सही ज़रूरत है, इसी वजह से हम उस पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और मैं तमाम टीचर्स बच्चों को जो है आपस में चीज़ शकक होने की कोशिश कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। वो सारे वाक़यात बताने होते हैं कि आज़ादी किस कीमत पर मिली और क्या हम इस वतन को जो है इसकी हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे। तो तमाम बच्चे बड़े जज्बे के साथ ये कहते हैं कि हम इस पुरअमन पाकिस्तान बनाएंगे और हमें मौका मिले तो हम ज़िंदगी में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। बिल्कुल। बहुत से लोग बहुत सा टैलेंट बहुत सारे स्किल जो है पिछले चंद सालों के अंदर बाहर भी गया है, मगर हमारे बच्चों के अंदर ये जज्बा हमें उजागर किया है कि उन्हें पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान को सर्व करना है, अपनी सरजमीन फर्स्ट क्लास सिटीजन है हमें यहाँ पे, हमें कोई थर्ड क्लास सिटीजन नहीं बनना। बिल्कुल। तो ये जज्बा बच्चों ने देख कर जिस तरह के वो कपड़े पहने हैं, जिस तरह के उन्होंने नंगे गाए हैं, जैसे मतलब उनकी देखने में इतनी खुशी आती है, इतनी खुशी होती है कि बहुत ही करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। आज का दिन जो है वो बड़े जोशो जज्बे से और बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हर तरफ रंग बिखरे हुए हैं और उनमें सबसे खूबसूरत और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कलर है वो हरा रंग जो है वो हर जगह नज़र आ रहा है, जिस पे चांद तारा हमें नज़र आ रहा है। हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान जो जा रहा है और कभी उसने अपने बाइक्स पे वो लगाए हुए हैं, फ्लैग्स लगाए हुए हैं या गाड़ियों पर लगाए हुए, अपने जज्बे का इजहार कर रहा है। बिल्कुल इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हेलो बैक नाज़रीन, और हम यहाँ पर 14 अगस्त की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पर बड़े जोशो जज्बे से वो बातें कर रहे हैं और अपने वाक़यात भी शेयर कर रहे हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, इससे पहले अख्तर अराई साहब ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात कर रहे थे, कुछ शेयर कर रहे थे, कुछ उनकी बात रह गई थी, तो मैं चाहूँगी कि अख्तर अराई साहब अपनी बात मुकम्मल करें। अख्तर अराई साहब जी, इस बार हमने एक दो एक्टिविटीज़ ऐसी भी अपने तालीमी इदारे में की कि जो बूढ़े बुजुर्ग थे, जो जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, उनको हमने बुलाया, जिन्होंने पाकिस्तान बनते तो शायद नहीं देखा, ऐसे लोग नहीं आ पाए, मगर वो ज़रूर आए कि जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए। तो वो अपने पेरेंट्स की अपनी सारी बातें सुनाते थे कि उनकी माओं ने, उनके वालिदैन ने वो दिन देखे थे जो 50 से पहले एक दिन की पैदाइश थी, 40s के बिल्कुल एंड के अंदर। तो उन्होंने वाक़यात सुनाए और हमने उसके बाद हमने अपने
واقعات بھی سنائے کہ ہم پاکستان اسکول میں کیسے کیا کرتے تھے. ہم نے وہ سب بتایا, اتنا بچوں نے انٹرسٹ لیا اور بڑی خوشی ہوئی کہ ان کو اپنے گرینڈ پیرنٹس کی جو باتیں ہیں, کچھ بچوں نے اپنی اسٹوری شیئر کی کہ جی ہمارے دادا اور نانا نے بھی یہ باتیں ہمیں بتائی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے پاس کو بھولیں گے نہیں, وقت جو ہے اور اس سے سبق سیکھیں گے, آزادی کس کی قدر کریں گے آنے والے وقت کی, قدر کرنا بہت ضروری ہے. تو اسی وجہ سے کیونکہ امن پسند پاکستانی بنانا بڑا ضروری ہے. دیکھیں جو بھی شخص جو فاؤنڈر ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کا ویژن بہت بڑا ہوتا ہے. صحیح, ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی صبح اٹھے اور اس نے کہا کہ جی میں آزاد کر دوں گا, میں عوام کی خدمت کر لوں گا. یہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں. یقیناً پوری پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں لیڈر کا فقدان ہے. اگر آپ دیکھیں انڈیا میں جو ہے جب انگریزوں کے ساتھ جو جنگ ہو رہی تھی تو گاندھی صاحب وہاں لڑ رہے تھے, ایک بڑا ویژن تھا, بھلے وہ ہندوؤں کے لیے تھے. قائد اعظم یہاں کر رہے تھے, ہٹلر مطلب مختلف ممالک پوری دنیا میں بڑے ویژنز کے لوگ تھے. گریجولی پھر زبان پہ آ گئے, پھر اس کے بعد علاقائی طور پہ آ گئے, مذہبوں پہ آ گئے. پہلے لیڈر ڈیوائڈ ہوتے گئے, ڈیوائڈ ہو گئے اور مائکرو لیول پہ آ گئے, میکرو لیول پہ نہیں رہے. میں آج جیسے 14 اگست کا دن ہے تو مارننگ میں ہماری اسمبلی تھی, تو ایکچولی میں سمجھتا ہوں آج 14 اگست کا دن سب سے اہم یہ ہے, جب بھی کوئی ملک آزاد ہوتا ہے تو کوئی ریاست بنتی ہے. تو پاکستان کے اندر میں ہی سمجھتا ہوں, ایز اے میں ٹیچر, ظاہر سی بات ہے نیچر کوڈنٹ بی چینج. تو ریاست کو اکثر ہمارے ملک کے نوجوان ان کا انٹرپریٹ غلط کرتے ہیں. جیسے لوگ کہتے ہیں جی میں آپ کو کھل کے بات کر رہا ہوں کہ یہ فوج مداخلت کرتی ہے, نان پولیٹیکل لوگ مداخلت کرتے ہیں. دیکھیے پہلے سمجھنا ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں ریاست کسے کہتے ہیں. ریاست پولیس کا نام نہیں ہے, فوج کا نام نہیں ہے. ریاست ان تمام اداروں کا نام ہے جو ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل وزیر اعظم ٹیکس کلیکٹڈ ہے, آپ کا یو سی ناظم ٹیکس کلیکٹ کر سکتا ہے, آپ کا جو ادارہ ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. اس ٹیکس کلیکشن کو, ایگزیکیوشن کو, ریاست کو بنانے کے لیے جو میکنزم چاہیے ہوتا ہے اس کے ٹولز ہوتے ہیں. جیسے ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی, اس کا ایک ٹولز ہے, پولیس ایک ٹولز ہے. سسٹم کا حصہ ہے. جب ریاست ایمانداری نہیں کرتی ہے تو ٹولز ریئیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ریاست تو تبدیل ہو سکتی ہے جیسے آزادی کی بنیاد پر, ریگولیشن چاہے ٹولز تبدیل نہیں ہوتے. آج جو پاکستان کے اندر سیاسی لوگ 14 اگست میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش میں آزادی ہوا ہے تو ٹولز اپنی جگہ ایگزسٹ ہیں, یعنی کہ بنگلہ دیش کی آرمی ایگزسٹ ہے. ریاست نے بدعنوانی کی, ریاست نے خیانت کیا, ریاست نے غلط کام کیا, تو ٹولز کے ذریعے یوتھ نے ریاست کو لڑ دیا. ایسے ہی پاکستان کے اندر ریاست اور آرمی میں تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, بڑی زبردست بات کری, بڑا اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہر چیز کو. طاہر رضوی صاحب بڑی فرمائش آئی ہے آپ سے, آپ کچھ سنا دیں اگر تو. کچھ ملی نغمہ سنا دیں, کچھ ملی نغمہ سنا دیں. شاہد بھائی نے پھنسا دیا. اچھا چلیں, ظاہر خوشی کا موقع ہے, اگر آواز ذرا تھوڑی سی, کیونکہ مینٹلی پریپیئر نہیں تھا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ایک کے ذریعے آواز سے یہاں پہ کوئی بھی گلوکار نہیں ہے, لیکن جذبہ سب کا بلند ہے. واہ زبردست, بہت اچھے.
कमाल सुर है भाई, कितना अच्छा आपने गाया है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। अब सब सुनाएंगे भाई आप भी सुनाएंगे। अजीम अनवर साहब सुनाए? नहीं भाई कुछ भी सुनाए, नहीं कुछ भी। बात करूं? हाँ कि देखिए हमें ना बहैसियत मजमूई बहैसियत कौम अपने मोहसिनीन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। हमारी एक बड़ा मसला ये कि एक मनफी रुझान जो है ना बड़ा, खास तौर पे मैं असातिज़ा के यहाँ पे जो है एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, असातिज़ा के हवाले से बात करूँगा कि देखें हमारी ख़वातीन प्राइवेट स्कूलों में इंतहाई मामूली उजरत में जो है वो बच्चों को तालीम दे रही हैं, और वो प्राइवेट स्कूल भी मजबूर है कि वो जाहिर सी बात है उनकी फीसें इतनी कम होती हैं कि वो उनको जो मुआवजा देना चाहिए वो मुआवजा नहीं दे पाते। इन्हीं हालात में प्राइवेट स्कूल हो गए या हमारी जो ख़वातीन असातिज़ा हो गई, ये बच्चों को तालीम ही दे रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं दे रहे। लेकिन उस हवाले से हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर भले वो तादाद बहुत कम है कि मनफी बातें सुनने को मिलती हैं। देखिए पाकिस्तान के बड़े मसाइल अगर 5 लिस्ट डाउन करें तो जहालत एक बहुत बड़ा मसला है। तो प्राइवेट स्कूल हो गए या प्राइवेट स्कूल टीचर्स हो गए, तो इसमें जो है वो उम्मीद की किरण है। एक जो लोअर मिडिल क्लास इंसान के लिए द ओनली होप इज द प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में देखें ना आप अपने बच्चों को भेज सकती हैं, ना हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं, ना जो कोई MNA MPA जो वजीर हैं वो कोई अपने बच्चों को भेज सकते हैं। तो मजबूरन हम प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं। लेकिन ये ज्यादातर जो रवैया है ना अजीम अनवर साहब, ये सिंध में है। मैं आपको बताऊं पंजाब में ऐसा नहीं है। आप इस्लामाबाद के स्कूल कॉलेजेस देखें, लाहौर के स्कूल कॉलेजेस देखें, वहाँ बिल्कुल अलग है। वहाँ कोई हो सकता है थोड़ी बहुत एकेडमीज वगैरह हो अब, लेकिन वहाँ ऐसा रवैया है नहीं। लोग बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब जो पॉइंट स्टैब्लिश करना चाह रहा था कि द ओनली होप इज द एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो तब्दील कर सकती है, कौम को जो जहालत के मसाइल हल कर सकती हैं, उसमें ये प्राइवेट इदारे जो हैं या प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो हैं, ये होप है, एक उम्मीद है, रे ऑफ होप है। तो अगर ये जो है, अगर ये एक लम्हे को आप कंसिडर करें कि इन इदारों को आप माइनस कर दें, तो आप मुझे बताएं कि हमारे बच्चों की तालीम का क्या होगा। एक मिडिल क्लास आदमी आज अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखता है, उसको मुआशरे का अच्छा शहरी वकील बनाने की, ये एक अच्छा मतलब सोसाइटी के अंदर उसको स्टेटस के लिए कोशिशें करता है। तो अगर ये प्राइवेट तालीमी इदारे ख़त्म कर दिए जाएँ तो हम कहाँ खड़े होंगे। तो हमें अपने मोहसिनीन को एक्नॉलेज करना चाहिए, उनकी एफर्ट्स को। जितने स्कूल एसोसिएशन वाले, स्कूल वाले, ये जो प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज और के असातिज़ा, ये काबिल तहसीन है, एक बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और अगर वो बना भी देते हैं डॉक्टर इंजीनियर माँ बाप, तो सूरत हाल मुल्क की ऐसी हो जाती है कि जो बच्चा है वो यहाँ रुकने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है मैंने तो जाना है, बाहर जाना है, मेरी यहाँ कोई कदर ही नहीं है। तो मतलब ये रियासत पे एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से जो हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो ब्रेन ड्रेन ना हो, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर ही सब। बिल्कुल। अख्तर राय साहब आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी, मुझे तो मैं कोई मिली नगमा तो नहीं सुना पाऊंगा, आप इसके अलावा बातचीत कर लीजिएगा। अच्छा, आप कोई वाकया सुना दीजिए, या कोई अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। तो बच्चों से तो आप खूब सुनते हैं मिली नगमे, ये तो मुझे पता है। जी बिल्कुल, यकीनन, क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट और सूबा सिंध का प्रेसिडेंट होने के नाते जो है मेरी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कुछ और भी हैं। तो इस वजह से जो स्कूल्स हैं उसको मेरी मिसेज जो है एज अ प्रिंसिपल लुक आफ्टर करती हैं। और वैसे भी शुरू से मुझे सिंगिंग से इतना ज़्यादा वो नहीं रहा। अच्छा। तो हाँ, तो इस वजह से ये भी वैसे कहते हैं ना रोना और गाना सबको आता है। हाँ वो तो है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँ। देखिए हर आदमी बाथरूम सिंगर होता है, सिर्फ फर्क होता है उसको निकालना है। सिंगर तो हर आदमी होता है। आज ये चैलेंज तो फिर आज हो जाए थोड़ा सा कोई, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान। और आप शुरू करें, हम सब साथ देंगे। नहीं तो हम तो आपका साथ देना चाहेंगे अगर आप माइक दे देते हैं। कहीं आपके मिसेज तो नहीं आप पे सख्ती नहीं, ऐसा नहीं है, जो रियलिटी है। अच्छा। मिसेज के सामने लोग गाते होंगे, खूब गाते हैं। उन्हें गज़लें सुनाते बात सुने, हेडमिस्ट्रेस तो घर में है ना, हेडमिस्ट्रेस को मना कर सकता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। आपकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त वॉइस थी, आपने बड़ा अच्छा जो है एक मिली नगमा जो है वो उसको गाया।
तो हम तो ये चीज़ सुनना आपसे ही पसंद करेंगे। जहाँ तक कुछ गुफ्तगू करने का है तो वो ज़रूर हम बात कर लेंगे। हमें गुफ्तगू का अंदाज इतना अच्छा तो नहीं है। तालीम के हवाले से अगर आप तालीम जो बिल्कुल, इतने बच्चों से आपकी मुलाकातें होती हैं, इतने बच्चों, कभी कोई ऐसी चीज़ जो आपने उन बच्चों में महसूस की हो या कुछ ऐसा शेयर करना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहे पेरेंट्स को बच्चों के हवाले से, तो ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान की जो नीड है ना वो टेक्नोलॉजी है। ठीक है। स्किल बेस अगर एजुकेशन नहीं होगी तो ऐसी एजुकेशन का बहुत कोई अच्छी फायदा बात। नहीं है। बिल्कुल, सर्टिफिकेशन जो है इस वक्त कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। पीएचडी की डिग्री आपको मिल जाएगी। एक टीचर भी एक एक्टिव रिसर्च करता है, वो भी अगर उस पर कुछ लिख के दे दे तो उसको आजकल ऑनरली डिग्री मिल रही है। बात यह है कि अगर स्किल्स हैं उनके पास, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज अगर कोई हमारे इस 14 अगस्त का जो पैगाम है मेरी तरफ से होगा वो ये है कि आइए अपने बच्चों को ऐसी तालीम दें जो तालीम एजुकेशन फॉर द फ्यूचर हो। अब फ्यूचर की एजुकेशन आज 2024 है। हमारा बच्चा अगर 1 क्लास में आज आता है, अगर वो 2034 के अंदर वो 10th क्लास पास करता है तो क्या समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में 2034 में कितनी तब्दीली आ चुकी होगी। बिल्कुल। AI आ चुकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी, जॉब्स मार्केट रिड्यूस हो गई। अब तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, काम अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन ज़्यादातर, इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो मिडिल क्लास वाइट कॉलर लोग हैं इनको चाहिए कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लें, स्किल बेस्ड एजुकेशन हो। ये प्राइवेट इदारा ही है, जो हमारे भाई ने भी फरमाया कि अगर थोड़ी देर के लिए इन प्राइवेट इदारों को माइनस कर दें तो आप इमेजिन कीजिए कि हम कहाँ पर होंगे। एक हमारे मिनिस्टर ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने ये एक्सपेरिमेंट चंद साल पहले किया, अपनी बच्ची को जो है एडमिशन करा दिया, मगर उसके अपने डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने बच्चों को, इवन एक क्लर्क ने भी एडमिशन नहीं कराया उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो जब हम माइनस कर देंगे इस सेक्टर को, उसकी इज्जत कीजिए। वालिदैन अगर इन प्राइवेट इदारों की इज्जत नहीं करेंगे, उस्ताज़ा की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो उनके बच्चे कैसे इज़्ज़त करेंगे। आइए उनको मजबूर कीजिए, अगर वो सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो उनको कहिए कि भाई आप एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन कीजिए, हैंड्स ऑन लर्निंग कीजिए। और टेक्नोलॉजी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इदारों में आज भी काले बोर्ड हैं, दीवारें भी वो काली सही नहीं है, उस पर भी चौक सही लिखता नहीं है, और शायद वहाँ गोस्ट कोई स्टूडेंट पढ़ते होंगे। मगर प्राइवेट सेक्टर वाहिद एक सेक्टर है जो कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है। आइए इस 14 अगस्त के दिन इस बात को का हम इरादा करें। पेरेंट्स को मैं मुखातिब हूँ कि अपने बच्चों के उस्ताज़ा की इज़्ज़त करें, और प्राइवेट स्कूल्स जो वाकई एफर्ट करता है उनके पास जाएं और टेक्नोलॉजी बच्चों को सिखाएं। और 2034-35 के पाकिस्तान को देखेंगे, यही वो नस्ल होगी जो जवान होगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा मुल्क होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी यही उम्मीदें हैं और यही कोशिशें और यही जज्बा है। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम सब यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के खूबसूरत दिन को। मिराज साहब से भी बात कर लेते हैं। मिराज सिद्दीकी साहब, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस 14 अगस्त का दिन है, आज़ादी का दिन है। हर शख्स जो है वो झंडी और कपड़े पहन करके बहुत खुशी मना रहा है। यकीनन आज़ादी एक बड़ी है, लेकिन एक जो पिछले 70 सालों से और पिछले मैं 2 डिकेड से देखता हूँ, कभी कॉल सेंटर बिल्ड करने के लिए और अभी आज के लिए चल रहा है कि जी आप AI सीख लें, ये स्किल सीख लें, स्कूल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ देखें, मुझे 25 साल हो गए हैं, मैं प्राइड ऑफ एजुकेटर रहा हूँ कराची का, मैंने अवार्ड याफ्ता हूँ। अच्छा। देखिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया बनने से लेके अब तक एजुकेशन, कैरेक्टर एंड स्किल्स ये बहुत ज़रूरी है। आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं बन हुई है, लेकिन आप पाकिस्तान के कराची के स्कूलों को, कॉलेज को कहते हैं स्किल्स ले लें, ये बंद कर दें। ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन का फंडामेंटल चीज़ क्या है, मैं आपको लाशऊरी से शऊर की जानिब कन्वर्ट होने का नाम एजुकेशन है। यानी 2 लोग बैठे हुए हैं और हम ये बात जज करना चाहें कि विच वन पर्सन द लिटरेट और एक बंदा इलिटरेट है। जो बंदा विदाउट दलाइल बात कर रहा हो, बहस कर रहा हो, हम समझ जाएं इज इलिटरेट पर्सन। एजुकेशन इसे कहते हैं। लिहाजा एजुकेटेड होना, इकरा अल्लाह पाक कह रहे हैं, अपने नबी को कह रहे हैं, पढ़ें अल्लाह के नबी। ये तो नहीं कह रहे हैं आप स्किल हासिल करें। सेकंड वन, स्किल क्या है? एक स्ट्रेटेजी है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर होस्ट में बैठी हुई हैं, तो सडनली हम सब बात कर सकते हैं, बट वी आर नॉट कैपेबल टू सिट ओवर देयर। ये एक स्किल है जो आपने इसको स्पेसिफिक ट्रेन हो
नहीं है, एंड देन डेवलप है। तो किसी ट्रेनिंग को, एजुकेशन को स्किप करके नहीं ले। कोई भी बंदा ये $1000 $2000 ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अपनी रेटिंग के चक्कर में कौम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। तीसरी बात ये कैरेक्टर, देखिए जब तक किरदार नहीं होगा, माहौल नहीं होगा, हम कहते हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा किसी भी एजुकेशन को स्किप ना करें, आप बिल्कुल A लेवल पढ़ें, आगे पढ़ाई करें। ताहिर साहब, एक पैगाम से पहले एक मैं जरूर, बस टाइम अब कम रह गया ना, तो एजुकेशनिस्ट बैठे हुए यहाँ पर, इन्होंने प्राइवेट एसोसिएशन ने नकल के लिए क्या किया है, नकल को रोकने के लिए बहुत एजुकेशन देते। पोजीशन ये होगी कि जैसे ड्रम है, उसमें जो ऊपर से पानी डालते जो नीचे से निकलता जाएगा, ठीक है, और ड्रेन हो रहा है, का पेपर अभी आउट हुआ है। तो क्या आपने कभी इस तरफ तवज्जो दी है कि जी ये नकल के रोकथाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, किस बुरी तरह ये बीमारी जो है वो प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी दोनों साइड पे चल रही है। मैं इनसे थोड़ा सा ये एक तो चाहूंगा, और मेरी तरफ से पैगाम भी मेरा यही है कि वाकई तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत अली का कौल है कि इल्म हासिल करो महद से लहद तक और लहद से महद तक, तो मतलब वो ये तो खत्म ही नहीं होता। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर जो एक ये कोरोना आ गया है ना नकल का, इसके लिए भी बहुत गोद से गोद तक तालीम हासिल करो, खात्मा चीन ही क्यों ना जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पैगाम देखें, बात ये है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था और हमने अल्लाह ताला से एक अहद किया था और हमने कलमे की बुनियाद पर हमने ये मुल्क बनाया था। और अगर कायरिज़म का विजन देखें कि बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो ये था कि वो इस्लाम का जो एक प्रैक्टिसिंग सेंटर बनेगा, एक मरकज़ बनेगा कि जहाँ पर जो हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जितने हमारे अंबिया गुजरे उनकी तालीमात जो है वो इनफरादी ज़िंदगियों के अलावा रियासत में भी प्रैक्टिस होगी। और यही वजह थी कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का उस वक्त जो सबसे बड़ा मीडिया था, द ओनली मीडिया वाज द रेडियो, और उस रेडियो पे जो है बाकायदा कायद-ए-आज़म ने रिक्वेस्ट की और अब्दुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे प्रोग्राम बनाएं और नशर करें उस मीडिया के ज़रिए और लोगों को बताएं कि इस्लामी निज़ाम हयात क्या है और जो मुल्क के अंदर जो इज्तमाई तौर पर पॉलिटिकल जो वे है उसके अंदर इस्लाम जो है इज्तमाई तौर पर हमारे अदालती निज़ाम में, हमारे तालीमी निज़ाम में, हमारे सियासी निज़ाम में, हमारे मुआशी निज़ाम में, हमारे मुआशरती निज़ाम में किस तरह प्रैक्टिस हो सकता है। और बाकायदा काफ़ी जब तक कायद-ए-आज़म हयात थे उस वक्त तक वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुए रेडियो पे। तो हमें अपनी आइडियोलॉजी पे स्टिक होना पड़ेगा और जब तक हम अपनी आइडियोलॉजी पे स्टिक नहीं होंगे जब तक पाकिस्तान जो है राइट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ठीक है अख्तर साहब। बिल्कुल यकीनन ऐसी ही बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दिया, मगर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब केस बनता है, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी बिल्कुल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सबसे पहले जो है जो हमें बच्चे की अखलाकियात है उसकी वैल्यूज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस कल्चर में बच्चा आँख खोलता है, जिस मुस्लिम घर के अंदर आँख खोलता है या जो भी उसका अपना कल्चर है, उस कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। बच्चों को वैल्यूज़ देनी है। जब वो बच्चा 2, 2.5, 3 साल का होता है तो उसकी अर्लीयर एजुकेशन जो है, जिसको एजुकेशन कहते हैं, वो घर में ही होनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखनी है, बच्चे को डेवलप करके फिर स्कूल में जाना है। स्कूल एक्चुअली ग्रेड 1 क्लास 1 से होता है। प्री स्कूल, जिसको स्कूल से पहले की जगह कहा जाता है, वहाँ माँ बाप का काम है कि बच्चे के अंदर जो अखलाकियात, वैल्यूज़ और सब चीज़ें सिखाएं, तब उसके ऊपर बुनियाद के ऊपर जो है तालीमात का सिलसिला रखा जा सकता है। दुनिया की कई मिसालें हैं, जापान की देख लें, और दीन इस्लाम जो है एक मुकम्मल ज़िंदगी का तरीक़ेकार है। आप देखें यही चीज़ें रिफ्लेक्शन दूसरी जगहों पे होती है। जापान की देख लें, वहाँ पर क्या है कि सफाई सब टीचर्स बच्चे सब मिलके करते हैं। यहाँ अगर बच्चे को कहेंगे कि बेटा डेस्क अपनी साफ़ कर लीजिए, पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं। तो बात यह है कि हमें बच्चे को अपना काम खुद करने की आदत डालनी है। अगर बचपन में नहीं करेंगे बच्चा, तो बड़े होके वो काम करेगा कैसे? पानी का गिलास उठ के नहीं पिएगा। तो लिहाजा आइए मिलके हम इन बच्चों को डेवलप करें, और ताकि ये एक कारआमद इंसान बने और पाकिस्तान, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बने और हुनरमंद पाकिस्तान बने और पाकिस्तानी बच्चे पाकिस्तान से मोहब्बत करें।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ اختر رائیں صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. عظیم انور صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. طاہر رضوی صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے اور بہت شکریہ. پروفیسر میراث صدیقی صاحب, آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین, ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے اہم دن پر انہوں نے روشنی ڈالی اور اپنے پیغامات بھی دیے قوم کو, اور یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ اپنی اخلاقیات کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میرا بھی یہ پیغام ہے کہ بجائے جھنڈیاں اور بتیاں لگانے کے ایک درخت, ایک پودا ضرور لگائیں, اور خاص طور پہ تحائف دینے کا سلسلہ شروع کریں. آپ تحفہ دیں اور تحفے میں ایک چھوٹا سا پودا یا ایک چھوٹا سا کوئی پھول لے کر آپ جائیں, پودا لے کر جائیں, تاکہ اس سے لوگوں میں موٹیویشن ہو اور لوگ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ساتھ ہی ساتھ چلتے چلتے ہم ضرور گنگنائیں گے, آپ سب بھی میرے ساتھ گنگنائیے گا. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, او اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو, اس سے تیری آبرو ہے, اس سے میری آبرو. یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے, یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان.